हेलो बच्चों, कैसे हो आप। इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेसन नंबर 2 आपका चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कि 3 वीडियो हमने बना दिए हैं, आपके पास पहुंच गए होंगे। अब ये आज शुरुआत करते हैं नर्स समीकरण की। इससे लास्ट टॉपिक जो था आपका वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पढ़ाया था हमने, और आज अब शुरुआत करेंगे नर्स समीकरण की। ठीक ना। तो ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि कैसे क्या चेंज करें हम इसमें, किस तरह से इक्वेशन लिखी होगी तो हम कैसे लिख देंगे, नस्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो आज वो सब क्लियरली हम लोग सीखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नस्ट समीकरण। तो सबसे पहले जान लेना ये ज़रूरी है कि इस नस्ट इक्वेशन को या नस्ट समीकरण को हम पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर पढ़ा है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, दोनों पढ़ा है। और हर बार कंडीशन जो हमारी परिस्थितियां हैं वो मानक नहीं हो सकती। सॉल्यूशन आपका हर बार 1 मोलर सांद्रता का नहीं हो सकता है टेम्परेचर कम ज़्यादा हो। तो इसलिए नस्ट ने यह सोचा कि भाई इन दोनों में एक रिलेशन डेवलप किया जाए कि कैसे आखिर हम दोनों को रिलेट कर सकें। तो इस इक्वेशन का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव को आपस में रिलेट करना, एक रिलेशन डेवलप करना। ठीक है। और इसी तरह से आप चाहे इसको और एक्सपेंड कर लें अगर, तो ये रिलेशन किसके बीच हो सकता है, ई सेल और ई नॉट सेल, यानी सेल का विभव और सेल का मानक विभव। ठीक ना। इन दोनों में संबंध स्थापित करता है कौन है, नस्ट समीकरण। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे करते हैं इसको। तो देखिए, मान लीजिए एक सेल है आपके पास और उसके किसी इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, आपको पहले बता भी चुके हैं कि अगर कैथोड होगा तो रिडक्शन होगा, एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। जो आपकी डैनियल सेल है या विद्युत रासायनिक सेल है, उसमें यही प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगी तब भी यही प्रोसेस होगा। तो ये बातें तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो मान लीजिए कोई हम जनरल रिएक्शन ले लेते हैं और किसी भी इलेक्ट्रोड पर हो, तो चाहे वो ऑक्सीडेशन चाहे वो रिडक्शन, लेकिन हमको रिडक्शन के रूप में ही दिखाना है। तो चलिए हम एक जनरल सेल रिएक्शन लेते हैं कि मान लीजिए कोई सेल है और उसके इलेक्ट्रोड पर, सेल तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं, उसको पढ़ा भी दिया है आपको। ये मान लीजिए सेल बनी हुई है, ठीक ना, इनको जोड़ रखा है, ये सॉल्ट ब्रिज से जोड़ रखा है, ये सोल्यूशन भरा हुआ है। तो इस सेल में इलेक्ट्रोड कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ये एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, ये कैथोड है, इस पर रिडक्शन होगा, यानी अपचयन की क्रिया होगी। लेकिन जिसको भी आप चूज करेंगे, सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो आपको अपचयन के फॉर्म में ही लिखना है। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास Mn+, यानी जो आयन है, मेटल आयन, वो ऑक्सीडाइज स्टेट में है, और उस पर कितना चार्ज लगा हुआ है हमको नहीं पता, क्योंकि हमने जनरल कोई ऐसी एग्जांपल ले लिया है। तो यहाँ पर स्मॉल n लगा देते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 चार्ज भी हो सकते हैं। तो जितना इस पर चार्ज लगा होगा उतना ही हम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे। और अगर कोई भी स्पेसीज जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं तो वो प्रोसेस हो जाता है रिडक्शन का। तो ये बन गया M, इसके सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से वैलेंस हो गए या कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मेटल बन गया, मेटल को सॉलिड स्टेट में दिखाएंगे। और जो ये आपका है आयनिक फॉर्म, इसको एक्वस सॉल्यूशन फेज में रहेगी ये। तो एक्वस लिख देंगे, मतलब इसका जलीय विलयन है। ओके। अब अगर आपको याद हो, एक इक्विलिब्रियम चैप्टर था 11th क्लास में, तो कुछ वैसा ही यहाँ पर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमको निकालना है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ हम लिखेंगे E Mn+/M। ठीक ना, यानी हम मेटल के लिए लिख रहे हैं तो इस तरह से दिखा देते हैं। रेडॉक्स युग्म हमको दिखाना पड़ता है, और बार बार जब एक बार समझ जाइए तो आप ना दिखाइएगा, कोई समस्या नहीं इससे। तो ये रिलेशन हो जाता है इसमें, E = E0। अब E0 किसका रहेगा, इसी मेटल का रहेगा। ठीक है ना।
माइनस ये हो जाता है RT अपॉन NF ln, ठीक ना, यहाँ पर ln हो जाएगा ln। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है। तो जैसे आप इक्विलिब्रियम में करते आए हैं कि इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लिखना होता था, तो एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते थे, वैसे आप लिख दीजिए इसमें। तो यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन m की ली जाएगी और इसकी हो जाएगी Mn प्लस की। ओके, अब करना क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट बना है मेटल वो सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट में जो होती है उसका मोलर कंसंट्रेशन यूनिट कंसीडर कर लिया जाता है, यूनिट मान लिया जाता है, एकांक एक मान लिया जाता है। ये भी उसमें पढ़ाया गया है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम वाले में, यानी इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो ये रिएक्शन या ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी, E इज इक्वल टू Mn प्लस ऑब्लिक M इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस ऑब्लिक M माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Mn प्लस। ये बात समझ में आ गई? यानी जो रिएक्टेंट है, जो एक्वस सॉल्यूशन फेज में है, उसकी कंसंट्रेशन को कंसीडर किया जा रहा है, यानी उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग यूज करेंगे, और वो रहेगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर जाएगा आपका सॉलिड पोर्शन, और सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पर 1 रख दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी को हम नस्ट इक्वेशन कह सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो E से हमने दिखाया है, और E नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड विभव और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव दोनों रिलेट हो गए। यही रिलेशन किसने दिया था? नस्ट ने। तो इसको हम नस्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। और नस्ट इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म हैं, कई तरीके हैं, अभी सारे बताएंगे आपको। तो एक तरीका ये भी हो गया, ठीक है ना? तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें नस्ट इक्वेशन हेडिंग डाल करके आप लिख दीजिएगा कि नस्ट इक्वेशन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो कुछ लाइन लिखेंगे और फिर लिखेंगे सपोज, यानी माना ये एक सामान्य इलेक्ट्रोड अपक्रिया है, अपचयन के रूप में दर्शाई गई है, इसके लिए नस्ट इक्वेशन इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ऐसे आप सेंटेंस बना करके फिर ये लिख देंगे, फिर उसके बाद अथवा करके ये लिख दीजिए, नीचे डाल दीजिए एक पॉइंट लिख दीजिए कि चूंकि सॉलिड स्टेट में मेटल की कंसंट्रेशन को एकांक माना गया है, इसलिए ये इक्वेशन हमको मिल पाया है। तो आपका नोट्स अच्छा सा तैयार होता चलेगा साथ साथ में। ओके, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोड के लिए हो गया। जब हम एक इलेक्ट्रोड के लिए इसको लिख सकते हैं, तो हम दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए भी तो लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम सेल में आगे बढ़ाते हैं। अभी तो मैंने एक इलेक्ट्रोड के लिए लिखा था, चाहे ये मान लीजिए चाहे ये मान लीजिए। अब हम पूरी सेल के लिए भी कर सकते हैं इसको, ठीक ना? तो सेल में हम जनरल नहीं बल्कि आपको समझाने के लिए एक एक्चुअल रिएक्शन या एक्चुअल मेटल कंसीडर करेंगे। एक्चुअल वास्तविक जो आपको पढ़ाया हमने जिंक और कॉपर वाली सेल को गैल्वेनी सेल या डेनियल सेल के रूप में इसी को पढ़ाया है शुरुआत में। तो हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट समीकरण आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें ये दोनों चीज़ें आपको बताई क्या है। आर क्या है इसमें? आर इसमें है गैस स्थिरांक। क्या है? गैस स्थिरांक या गैस नियतांक है, गैस नियतांक। शायद इसको पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। और इसकी वैल्यू एमके सिस्टम में 8.314 जूल, ठीक ना? इस तरह से इसका यूनिट आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो नॉर्मली सभी एमके सिस्टम में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता अपने आप से, ठीक ना? तो 8.314 रखना है। और अगर एटमॉस्फेयर में और आयतन अगर लीटर में होता है तो इसकी दूसरी वैल्यू होती है। वैसे ये सारी वैल्यूज इसकी आर की क्या क्या होती हैं आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, ठीक है ना? तो आर से आप परिचित होंगे, अगर नहीं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं
ये इसकी वैल्यू हो गई। टी इसमें क्या है, टी ताप है और ये ताप रहेगा केल्विन स्केल में, डिग्री सेल्सियस में नहीं। अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो उसमें 273 जोड़ करके और उसको बदल लीजिएगा किसमें, केल्विन में। एफ क्या है, एफ है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक है, ठीक ना। और इसकी भी वैल्यू 96487 होती है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेशंस में इसको हम ले लेते हैं 96500 कूलाम, ठीक ना। ये वैल्यू यूज कर ली जाती है। तो ये हो गया आपका। और एन क्या है इसमें, एन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पर मान लिया 2 होता है तो एन की वैल्यू 2 हो जाती है, यानी ऑक्सीकरण या अपचयन, तो मेरे लिए अपचयन के फॉर्म में हमको दिखाना रहता है। तो अपचयन अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, ठीक ना, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, उन्हीं का नंबर होता है स्मॉल एन, ठीक ना। तो एन क्या हो गया, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और ये आपका हो गया नष्ट समीकरण, ठीक है ना। तो इसको आप नष्ट समीकरण बोल सकते हैं। और इसी की हेल्प से, जैसे हमने एक इलेक्ट्रोड के लिए लिखा है, तो हम सेल के लिए भी निगमित कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं कि सेल के लिए इसका नष्ट समीकरण क्या होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड से होते हुए हम आराम से कर सकते हैं, अभी आपके सामने करते हैं। वैसे डेरिवेशन की बहुत आवश्यकता होती नहीं है, फिर भी पहले हम डिराइव करके आपको बताएंगे, फिर शॉर्ट तरीका भी आपको बता देंगे करना क्या होता है। हर बार आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो इसको आपने समझ लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं, फिर आप लोग जो है नष्ट इक्वेशन को सेल में समझाते हैं आपको कि सेल के लिए कैसे होगा, ओके। तो देखिए बच्चों, ये हमने एक सेल बना भी दी है, गैल्वेनी सेल या डेनियल सेल आप मान सकते हैं इसको। वही जिंक और कॉपर की, उसी को लेकर आपको समझाते हैं कि एक एक इलेक्ट्रोड पर हम नष्ट इक्वेशन लिखेंगे और सेल के लिए हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एनोड की बात करते हैं। एनोड पर क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ओके। लेकिन आपको बताया था कि आपको जो समीकरण, यानी इस एनोड पर होने वाली जो रिएक्शन है उसको किस फॉर्म में लिखना है, अपचयन के रूप में लिखना है, ठीक ना। कि मान लीजिए आपका जिंक का अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर एनोड पर इस तरह से हम लिखेंगे Zn प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Zn सॉलिड, ओके। और अब ये रिएक्शन अगर है एनोड वाली, तो इसके लिए हम नष्ट इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, E Zn प्लस ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT अपॉन NF। अब यहाँ पर N की वैल्यू, यानी इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो हम यहाँ 2F लिख सकते हैं। 2F लिख दिए। Ln यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब डायरेक्टली लिखते हैं, चूंकि ये सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन यहाँ और इसका कंसंट्रेशन यहाँ आना चाहिए। ये सॉलिड है तो 1 हो ही जाएगा, अभी पिछला बताया भी था आपको हमने। तो यहाँ लिखेंगे Zn प्लस ये हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, बोल बता दें कौन सा इक्वेशन हो गया, 1, ठीक है ना। ये लाइन मैंने खींच दी है। इसी तरह से कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर अगर सेल वो है तो कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, तो यहाँ बदलने की जरूरत है ही नहीं। कॉपर का ही क्या होना है, अपचयन होना है, और उसी का अपचयन समीकरण लिखना भी हमको है। तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ लिखते हैं इस तरह से Cu++ एक्वस, यानी जलीय विलयन में है, आयन की बात कर रहे हैं हम। 2 इलेक्ट्रॉन ये भी एक्सेप्ट करेगा और बदल जाएगा Cu मेटल में। मेटल कैसी होती है, सॉलिड, ठीक ना।
इसके लिए भी हम नर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हो जाएगा ई सी यू प्लस प्लस ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू ई नॉट और सी यू प्लस प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस आर टी अपॉन 2f यहाँ भी रहेगा, एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस प्लस। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपका हो गया। दोनों समझ बात आ रही है? तो ये इक्वेशन थी, उसके लिए हमने नस्ट इक्वेशन लिखा। ये दोनों चीज़ें सब में सेम ही है लगभग। ई इज इक्वल टू ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन 2f, आर टी अपॉन 2f सब कॉमन है, केवल जो मेटल आप यूज कर रहे हैं वो डिफरेंस में आ रहा है। अब आगे क्या होगा, यानी आपने अभी क्या रिएक्शन लिखा है कि ये जो सेल है इस पर, इस इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ और जो इसका मानक विभव रहा होगा इलेक्ट्रोड का, उनके बीच ये रिलेशन डेवलप हो गया। वैसे इस वाले इलेक्ट्रोड के लिए भी डेवलप हो गया, ठीक ना। लेकिन जब सेल का हम लोग निकालते हैं तो हम क्या जानते हैं, एक लाइन यहां लिख देते हैं, परंतु इसी तरह से आप पूरा डिराइव कर सकते हैं इसको। ई सेल, ये फार्मूला भी आपको पढ़ा चुके हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ए फॉर एनोड सी फॉर कैथोड, हमने ऐसे लिख लिया। तो ये होता है, तो हम लोगों को करना क्या है, देखिए ई सेल कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड हमारा ये है, एनोड ये है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर दें, या यूं कह लीजिए ई सी कैथोड और एनोड के प्लेस पर इनकी वैल्यू रख दें। तो कैथोड पर ये वाली पूरी वैल्यू रख देते हैं, एनोड पर ये वाली पूरी वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि एनोड, यहाँ पर एनोड कौन है, ये जिंक वाला है, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर बहुत ध्यान समझना है कि जो कैथोड पर रिएक्शंस हो रही हैं, यानी यहाँ पर हमने नॉट तो नहीं लगाया ना, तो ये है कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और ये है एनोड का, और यहाँ भी देखिए ये किसका है, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव ये वाला, और ये कैथोड का है, तो बस माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, अब देखिए कैथोड वाले का वैल्यू ये है, ई नॉट सी यू प्लस प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस आर टी अपॉन एन एफ, अब एन एफ क्या यहाँ 2f रहेगा, और एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस प्लस, ये हो गया। माइनस माइनस किसको करना है, इस पूरी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा ई नॉट, इसको चाहे तो हम ब्रैकेट में कर लें ऐसे, या ओपन ही कर देते हैं, तो ई नॉट जेड एन प्लस प्लस ऑब्लिक जेड एन माइनस आर टी अपॉन 2f और एल एन 1 अपॉन जेड एन प्लस प्लस, ये कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ जब हम माइनस कर रहे थे तो यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई सभी को, यानी जैसे हम ब्रैकेट में लिखते, जब ब्रैकेट ओपन करते तब भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यहाँ जो माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज हम इधर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, करना क्या है, ये कैथोड यानी ई नॉट सी यू अपॉन सी यू, और ये इन दोनों को हम एक साथ रख लें, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सी यू प्लस प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस, देखिए ये वाला हो गया, और हम इसको माइनस कर रहे हैं, ई नॉट जेड एन प्लस प्लस ऑब्लिक जेड एन, ठीक ना। फिर माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ये हो गया माइनस आर टी एन अपॉन 2f हो गया अब यहाँ पर पूरा 2f, ठीक है। एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस प्लस, एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस प्लस
ठीक है। और यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, चूंकि इसको माइनस से पूरा हम ले गए हैं तो प्लस यहाँ पर कर देते हैं, प्लस आर टी अपॉन 2f ln 1 अपॉन Zn प्लस प्लस। ठीक ना, ये ब्रैकेट में रहेगा, इतना आप समझ लीजिएगा। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू, इतना पूरा पोर्शन किसके इक्वल है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। तो ये जो वैल्यू है ये कैथोड की वैल्यू है और ये एनोड की है। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हमारा ई नॉट सेल हो सकता है। ठीक ना, जैसे ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, वैसे ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो हमको पता है ये कैथोड है और ये एनोड है, तो इन दोनों के प्लेस पर हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल। देखिए सेल के फॉर्म में आ गया इक्वेशन, माइनस। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम इसको, यहां माइनस हमने कॉमन ले लिया, आर टी अपॉन 2f दोनों जगह कॉमन है, तो इसको हमने माइनस आर टी अपॉन एन एफ कॉमन ले लिया, तो 2f यहाँ लिख देते हैं, 2f ये हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, जब माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ बचा क्या, इतना पूरा, ये बच गया आपका ln, इसको हम ऐसे लिख लें ln 1 अपॉन सी यू प्लस प्लस, और माइनस क्योंकि कॉमन लिया तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ln 1 अपॉन Zn प्लस प्लस। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब फार्मूला हमारा बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। अब इसको हम क्या करें, ये एक फार्मूला बनता है, ये है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला आ सकता है। तो हम इस वाले को इसी में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा ln ए बाई बी, ए ये है बी ये है, तो हो जाएगा ये 1 अपॉन सी यू प्लस प्लस, ये हो गया, अपॉन 1 अपॉन Zn प्लस प्लस जाएगा, ये समझ बात आ रही ना। ln ए अपॉन बी, तो ये स्थिति है हमारी, देख लीजिए ध्यान से, इसी में कंफ्यूजन ना होने पाए, ये Zn हो गया। क्लियर। अब इसको हम कैसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पर मैंने कई जगह एन एफ लिख दिया है, आप इसमें 2f करते चलिए, बार बार वो दिमाग में आ जाता है, 2f हो गया। ठीक ना, कोई जनरल रिएक्शन होगी तो NF यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन चूंकि हमने कॉपर और जिंक लिया है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लिखना जरूरी है, 2f हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ln, ये ऊपर चला जाएगा, कॉपर नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Zn प्लस प्लस अपॉन सी यू प्लस प्लस। ओके, ये हो गया। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। और इस सेल के लिए, जिस सेल के लिए मैंने कॉपर और जिंक वाली जो थी गैल्वेनिक सेल, इसके लिए ये इक्वेशन नस्ट इक्वेशन हो गया। ठीक ना, अगर दोनों को आप मिलाएं तो चाहे इलेक्ट्रोड के लिए लिखा जाए चाहे पूरे सेल के लिए लिखा जाए, थोड़ा सा अंतर है भाई। अगर इलेक्ट्रोड के लिए लिखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रोड वाला लिखोगे, सिर्फ इलेक्ट्रोड पर जो मेटल है उसी को दिखाओगे यहाँ दोनों जगह, ये भी कॉमन है। और यहाँ पर 1 अपान जो मेटल आयन आपने यूज किया होगा उसका कंसंट्रेशन यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन जब सेल दिखाओगे तो सेल में दोनों कंपार्टमेंट में मेटल आयन है, तो इसलिए दोनों कंपार्टमेंट के मेटल आयन लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इसको मेमोराइज करना बहुत आसान होता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप अच्छे से कोई लिंक नहीं बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना सारा डेरिवेशन आप बार बार करेंगे नहीं, आपको न्यूमेरिकल लगाना तो क्या डेरिवेशन पहले करेंगे, इसलिए बहुत ही अच्छा तरीका है, ध्यान दीजिएगा।
कि जब भी आप इक्वेशन लिखें सेल के लिए तो सारी चीज़ें तो सेम है, उसमें कोई अंतर कभी नहीं आता है, यहाँ पर आता है केवल चेंज। तो यहाँ पर किस आयन की कंसंट्रेशन को लिखा जाएगा और यहाँ पर किसको लिखा जाएगा, तो ध्यान रहे यहाँ पर लिखा जाएगा एनोडिक आयन। ये एनोड का है ना, देखिए एनोड है, ये कैथोड है। जिंक आयन कहाँ गोला होगा, यहाँ पर। तो एनोड कंपार्टमेंट में जो आयंस डिजॉल्व होगा वही यहाँ लिखा जाएगा ऊपर, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कौन जाएगा, जो कैथोड में आयन होगा। अब इसको याद करने का बहुत आसान तरीका, ए फॉर एनोड होता है और सी फॉर कैथोड होता है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए पहले आता है, सी बाद में आता है। इसी से आप रिलेट कर लिए कि ए पहले आएगा, बी बाद में, सी बाद में आएगा। इस तरह से अगर रिलेट कर लेंगे आप लोग कि ए फॉर एनोड, एनोड पहले हमको लिखना है, सी बाद में आता है, इसलिए उसको हमको नीचे लिखना है। इस तरह से रिलेट कर लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी आपकी, ठीक ना। तो ये हो गया सेल के लिए नस्ट इक्वेशन। ओके, मेरी बात समझ में आई होगी सभी को। तो ये बार बार आपको डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप सीधे यहीं पहुंचिए और अब इक्वेशन देख के या सेल का रिप्रेजेंटेशन देख के सीधे आप लिख सकते हैं। अभी वो भी एग्जांपल आपको समझाते हैं, पहले पूरा पढ़ा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे इक्वेशन दी होगी तो कैसे लिखोगे। सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर करा गया है, सेल को प्रदर्शित किया गया है रेखा चित्रों के माध्यम से, तब आप नष्ट समीकरण कैसे लिखोगे। ठीक है ना, सब क्लियर हो जाएगा आज, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ओके, तो बच्चों ये नष्ट इक्वेशन जो हमने लिखा है, अब इसको देखिए ध्यान से क्या होता है तो कैसे आप लिख लेते हैं। अभी सेल का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया ही था। जिंक और कॉपर की सेल है। अगर इस सेल में होने वाली सेल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करें, यानी सेल अभिक्रिया को हम दिखाएं, तो कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखाया जाएगा। जिंक ये सॉलिड है, प्लस Cu प्लस प्लस एक्वस गिव्स आउट Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये सेल रिएक्शन होती है कि इस सेल रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। यही होता है सेल में कि एक धातु क्या होती है, अपचयित होती है, एक ऑक्सीकृत होती है। ओके, ये सेल रिएक्शन है। तो मैंने कहा था आप रिएक्टेंट को ऊपर रखना है और प्रोडक्ट को नीचे जाना है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कहाँ रखेंगे, नीचे, और प्रोडक्ट की ऊपर जाएगी। ओके, तो प्रोडक्ट में देखिए ये है, इसकी कंसंट्रेशन ये हो गई, और कॉपर है, कॉपर की कंसंट्रेशन चूंकि ये सॉलिड है इसका 1 मान लेते हैं, तो दिखाया नहीं जाता इसको। ओके, वैसे यहाँ पर देखिए नीचे दोनों जाने चाहिए थे, तो कॉपर की तो दिखाई गई है, जिंक का कितना हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा, इसको नहीं दिखाया गया है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमको सेल अभिक्रिया दी गई हो तो नस्ट इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, ठीक ना। क्या कर देना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन 2F ln, फिर इधर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये जस्ट उसी तरह से है जैसे आपने इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लिखा था, ठीक ना, उसी तरह से है बिल्कुल। तो वही चीज़ आप लिंक कर लीजिए तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने में या लर्न करने में आसानी होगी। ओके, ये मैंने लिख के दिखा भी दिया। तो चलिए एक सामान्य अभिक्रिया हम इस तरह के ले लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है इस तरह की, स्मॉल a ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, स्मॉल b गिव्स आउट C प्लस dt, ठीक ना, इस तरह की रिएक्शन कोई है। तो अगर इसके लिए हमको नस्ट इक्वेशन लिखना पड़ा तो बहुत आसान है, कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल लिख लिया, माइनस RT अपॉन NF, पता नहीं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो हम N लिख देंगे, और ln, अब यहाँ क्या लिखना चाहिए आपको, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में लिखेंगे C, और इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ऊपर जाएगा C की पावर C, और D की पावर हो जाएगा D, ठीक है ना, और ये हो जाएगा A की पावर A और B की पावर B। ये हो गया, लिख दिया, देखिए आसानी से हो गया। तो ऐसे कोई भी सेल रिएक्शन भी अगर आपको दी गई है तब भी आप लिख सकते हो, या सेल का रिप्रेजेंटेशन किया गया हो तब भी आप नस्ट इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो।
और सवाल भी लगा सकते हैं आप इसके, ठीक है ना। तो ये सेल रिएक्शन हो गई। अब इसी में एक चीज़ और मान लेते हैं कि मान लीजिए अभी ये जो सेल हमने रिप्रेजेंट करी है, जो सेल हमने दिखाया है, ये अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आई है, अर्थात सेल अभी काम कर रही है। क्योंकि जब सेल साम्यावस्था पर आ जाएगी तो सेल वर्क करना बंद कर देती है, उससे आप फिर कोई धारा आप नहीं ले सकते, विद्युत धारा नहीं ले सकते। ओके, तो अगर अब ये नहीं आई है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इतने के प्लेस पर हम एक वर्ड, एक लेटर और यूज कर सकते हैं, उसको हम रिएक्शन क्वाशिएंट बोलते हैं, और दिखाते किससे हैं, क्यू से। तो हम यहाँ पर इसके प्लेस पर क्यू लिखा मिल सकता है कहीं कहीं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई सेल, या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूरा हट जाएगा और ये क्यू आ जाएगा, एल एन क्यू। ओके, ये रिएक्शन क्वाशिएंट है और ये बता रहा है कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है। अगर है तो एल एन क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर आ गई। चलिए हम एक कंडीशन मान लेते हैं, साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर। तो साम्यावस्था पर क्या हो जाएगा, क्यू जो होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो रिएक्शन क्वाशिएंट था, ठीक ना, अभिक्रिया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिक्रिया भागफल कह सकते हैं, और ये है साम्य अवस्था स्थिरांक, यानी साम्य स्थिरांक इसको कहते हैं के को। तो अगर साम्यावस्था आ गई तब तो कंफर्म हो गया है कि जो रिएक्शन क्वाशिएंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके साम्य स्थिरांक के। और साम्य स्थिरांक के जब इक्वल हो जाएगा, और एक कंडीशन और हो जाएगी यहाँ पर, जब ऐसा होगा साम्यावस्था पर तो उस समय ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी साम्यावस्था पर सेल विभव का मान 0 हो जाएगा, आप उससे विद्युत धारा आप नहीं ले सकते। ये कंडीशन आप जरूर याद रखिएगा, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ई सेल के प्लेस पर, ये इक्वेशन जो आपकी है सामने, इसके प्लेस पर हमने रख दिया 0, किसके प्लेस पर, ई सेल के प्लेस पर, क्योंकि ई सेल का वैल्यू 0 हो गया, कब, साम्यावस्था पर। फिर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू के प्लेस पर अब क्या आ जाएगा, चूंकि क्यू किसके इक्वल है, के साम्य स्थिरांक के, तो ये आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लें, तो अगर हम इसको इधर ले आएँ तो इसका माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के। और जहाँ पर यहाँ के क्या है, के क्या है, साम्य स्थिरांक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर के क्या हो गया, साम्य स्थिरांक। तो ये समीकरण जो आपका है, ये एक रिलेशन दे रहा है किसके किसके बीच, अभिक्रिया के, यानी जो सेल अभिक्रिया थी उसके साम्य स्थिरांक और सेल के मानक सेल विभव के बीच एक रिलेशन डेवलप कर रहा है, ठीक ना। तो ये संबंध अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कहा जाए कि भाई आप नस समीकरण को किस फॉर्म में दिखाइए, कि उसमें साम्य स्थिरांक की वैल्यू हो, यानी साम्य स्थिरांक भी हो और सेल का मानक सेल विभव मौजूद हो, तो ये समीकरण आप दे सकते हैं। यानी मानक सेल विभव और साम्य स्थिरांक में संबंध, इस तरह से कुछ पूछा जाए तो ये इक्वेशन उसका आंसर हो सकता है, उसका उत्तर हो सकता है, ठीक है ना। पूरी बात समझ में आई, कहाँ कहाँ से कैसे आता है। तो कुछ फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे ये कि साम्यावस्था पर इन दोनों का जो मान होगा वो एक स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम Q से दिखाते हैं, इन दोनों का जो अनुपात है, और Q साम्यावस्था पर साम्य स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो Q के प्लेस पर हम K रखेंगे इस समीकरण में, और ई सेल के प्लेस पर 0 रख देंगे, क्योंकि साम्यावस्था पर, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा
कि साम्यावस्था पर सेल विभव का मान शून्य हो जाएगा, लेकिन मानक सेल विभव का मान शून्य नहीं होगा। तभी यहां पर देखिए शून्य नहीं लिखा हुआ है ये। ओके, तो ये हो गया, वैल्यू पुटअप कर दी, ये आ गया। तो ये एक संबंध भी व्यक्त हो गया इसमें मानक सेल विभव और साम्य स्थिरांक में। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि पूरा समझ में आया होगा। अगर कंफ्यूजन हो तो कुछ बताइएगा, हमको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि क्या चीजें समझ में नहीं आएगी आपको। ओके, तो ये था एक सामान्य प्रक्रिया से हमने शुरुआत करी। नोट्स बनाने में आपको करना क्या है कि आप इसी तरह से आप कंटिन्यू कर लें, बीच बीच में आपको सेंटेंस लिखने पड़ सकते हैं, या जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से आपको काट छांट करनी पड़ जाएगी। तो मान लीजिए आपको कहा जाए, यही क्वेश्चन आ जाए कि मानक सेल विभव और साम्य स्थिरांक में संबंध व्यक्त कीजिए, तो आप शुरुआत कर सकते हैं यहां से कि माना एक सामान्य सेल अपक्रिया ये है, ठीक है ना। तो इस सेल अपक्रिया के लिए नर समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। और इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर Q क्या है, रिएक्शन क्वॉशिएंट है, अपक्रिया भागफल कह सकते हैं इसको। परंतु साम्यावस्था पर क्या होगा, चूंकि रिएक्शन है, चल रही है, तो साम्यावस्था पर आएगी, ठीक ना। साम्यावस्था पर जब आएगी तो Q की वैल्यू K हो जाएगी और सेल का विभव 0 हो जाएगा, ये पूरा संबंध डेराइव हो जाएगा। तो यहां पर आप आके रुक जाएंगे, इस प्रश्न का इतना उत्तर आपको देना है, ठीक है ना। तो इसको देखते जाइए, साथ में थोड़ा सा नोट्स आप बनाते रहेंगे, शब्दों को भी लिखते रहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि साम्यावस्था पर क्या क्या होता है, कौन सी घटना होती है, तो उसको शब्दों में लिख लीजिए, तो आपका नोट्स और अच्छा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सारे डेरिवेशन के फैक्ट तो लिखे हुए हैं। ओके, तो अब ये पूरी बातें हो गई। एक फैक्ट आपको और सिखाना है, एक तथ्य समझाना है, मतलब कि इसमें एक संबंध पूछा जाता है कि जो सेल विभव है और जो गिब्स फ्री एनर्जी है, यानी मुक्त ऊर्जा जो है, उसमें क्या संबंध होता है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा हो सकता है, 7th लास्ट चैप्टर से पहले का, यानी फर्स्ट बुक की जो लास्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उससे पहले आपका थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गतिकी है, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक ना। वहां से आपको पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिजिकल मीनिंग और पूरी बातें हम आपको समझा भी देंगे भी क्या होता है वास्तव में, ठीक है। तो बच्चों, जो अभी आपको बताया हमने कि गिब्स फ्री एनर्जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव, इन दोनों में क्या संबंध होगा, इसको पढ़ने से पहले जितने नष्ट समीकरण के रूप आपको अभी हमने बताए थे, उसमें कुछ और बातें आपको समझाते हैं, जिससे कि न्यूमेरिकल्स भी आपका लग सके। देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमने ये वाला समीकरण लिखा था, फिर हमने गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल लिया था, जिंक और कॉपर वाली, तो ये समीकरण लिखा था। फिर हमने एक सामान्य अपक्रिया ली और लास्ट में ये रिलेशन आया था साम्य स्थिरांक, अपक्रिया के साम्य स्थिरांक सेल अपक्रिया के, और सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव के संबंध में, ठीक ना। मानक इलेक्ट्रोड नहीं, मानक सेल विभव के बीच ये संबंध आया था। तो ये 3 इक्वेशन हमने लिख रखे थे। इसमें एक चीज है आपका कि हर जगह आप देख रहे हैं एल एन लिखा हुआ है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना होता है। अगर हमको न्यूमेरिकल्स अपने लगाने हैं तो हमको कन्वर्ट करना, इसको बदलना पड़ेगा किसमें, log 10 की बेस वाले में, log 10 की बेस वाले फॉर्म में हमें इसको लाना पड़ेगा। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चाहे आप नेचुरल लॉग लिख रहे हो, log ई का बेस, और चाहे एल एन लिखा हो, RLN, ये शायद बताया हो, नहीं बताया तो फिर से देख लीजिए। इसके प्लेस पर आपको क्या लिखना है, जब ये हटाएंगे, log ई लिखा हो या LN लिखा हो, तो इसको हटाना है आपको, तो लिखना पड़ेगा 2.303 और log 10। ये 10 का बेस हो गया log का। तो इसको, चूंकि ये कॉमन सेंस की बात होती है, अंडरस्टूड होता है कि अगर log लिखा है तो 10 वाला ही लिखा जाएगा, तो इसको आप बार बार दिखाइए नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसके दिखाने की, वो समझ लिया जाता है। तो इतना चीज़ आपको और लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो ln हटा के अगर इस इक्वेशन को लिखें तो हमको ये फॉर्म लानी पड़ेगी, और इसमें लाना ही है आपको। तो चेंज क्या करना है आपको, अगर इसी चीज़ को हम लिखें, तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, mn प्लस ऑब्लिक m इज इक्वल टू ई नॉट mn प्लस ऑब्लिक m आ जाएगा, ओके, माइनस
अब यहाँ से ln हट रहा तो यहीं पर हम कर देते हैं 2.303 RT, यानी ये चीज़ हमने यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर ली है अपॉन NF, और यहाँ पर अब आ जाएगा log 1/mn प्लस। ओके, इतना आ गया। तो सब में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी में हम आपको समझाते हैं और चीज़ें। अब देखिए इतने का कैलकुलेशन, इतने का, यानी आप इन सब की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ये वाली पूरी। तो ये इक्वेशन और छोटा हो जाएगा, इसी तरह से नस्ट इक्वेशन भी छोटा हो जाएगा और ये बन जाएगा E mn प्लस ऑब्लिक m इज इक्वल टू E नॉट mn प्लस ऑब्लिक m माइनस, यहाँ पर हम रखेंगे 2.303, R की वैल्यू रखेंगे 8.314 और T की वैल्यू क्या रखनी है। तो इस बात को विशेष ध्यान देना है कि अगर टेम्परेचर रिएक्शन में दिया है 25 डिग्री सेल्सियस तो आपके पास बहुत शॉर्टकट आ जाएगा। यहाँ पर 298 केल्विन रखोगे और यहाँ फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे। इन सब को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है, ठीक ना, अगर आप सॉल्व करोगे तो इनका पूरा कैलकुलेशन ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा? जब टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस होगी, ठीक है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको आपने केल्विन में कन्वर्ट किया, 298 केल्विन हो गया। 298 केल्विन यहाँ रखो, फैराडे कांस्टेंट का मान रख दो। इस पूरे का कैलकुलेशन होता है 0.059, इतना आ जाता है। तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन से बच जाएंगे। और ये हो गया n, तो इतने के प्लेस पर ये हो गया अपॉन n log 1/mn प्लस, ठीक ना। तो इक्वेशन ये भी हो गया। आप जहां पर ये इक्वेशन लिखे हैं उसके नीचे ये वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से आपका सवाल लगेगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये वाला सही है ये वाला गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही नस्ट इक्वेशन के फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म। ये है जिससे आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ये इक्वेशन है, ln को चेंज करके आप इस फॉर्म में ले आएंगे, सवाल लगेगा। दोनों एक ही तरीके के हैं, बस ln की वैल्यू पुटअप कर दी गई है, ठीक ना। तो आपने सीखा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमने सॉर्ट करी। अब इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, यानी अगर हमको इस इक्वेशन को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, यहाँ भी वही पूरी वैल्यू रखना है हमको। और अगर टेम्परेचर यहाँ पर भी 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो हमको कुछ नहीं करना है, 0.059 अपॉन n कर देना है। चूंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमको पहले से पता है तो 2 लिख देंगे, log Zn प्लस प्लस अपॉन Cu प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। अगर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको उसकी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी और यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा 2 जैसे यहाँ लिखा है 2.303 RT अपॉन 2F, लॉग ये वैल्यू रखेंगे। तो अगर टेम्परेचर 25 है तो सीधे यही वैल्यू आ जाएगी, अगर नहीं है तो जो दिया है वो आप करके कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये आपका समझ गया। ये वाला इक्वेशन इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो जहाँ पर आपको ये इक्वेशन मैंने पढ़ाया है, आप चाहो तो वहीं पर ln की वैल्यू पुटअप करके इस फॉर्म में इक्वेशन ला सकते हो। तो ये भी नस्ट इक्वेशन हो जाएगा उसी का। उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हो आप। तो अगर यहाँ पर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करें तो चूंकि यहाँ E नॉट सेल है तो 25 रहेगा ही रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये इक्वेशन जो आपका होगा, इक्वेशन नंबर 3, ये हो जाएगा किस तरह से? E नॉट सेल इज इक्वल टू, अब यहाँ ln की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log के, ठीक है ना। लेकिन हमने बताया कि अभी 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 25 डिग्री पर इतने की वैल्यू, इतने पूरे की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0.059। तो इतने के प्लेस पर हम 0.059 रख दें तो हमको नया इक्वेशन मिल जाएगा, E सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log k। ये भी इक्वेशन आ गया, ठीक ना।
तो इस तरह से जितने भी 3 इक्वेशन ये आपको बताए थे वहां पर ln की वैल्यू को रिप्लेस करिए। तो जब ln की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ln की वैल्यू पुटअप करेंगे, रिप्लेस नहीं, ln की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये चीज आ जाएगी आपके सामने। और जब कंडीशन एक दी हो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे काफी। और मैक्सिमम क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस दिया ही होता है। बस आपको सतर्क रहना है कि हाँ अगर 25 हो गया तो हम ये वैल्यू पुटअप कर दें इतने के प्लेस पर, तो ये भी कैलकुलेशन से बच जाओगे। तो ये सारी डिफरेंट फॉर्म है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये मत समझिएगा कई इक्वेशन नस्ट इक्वेशन है कौन सा लिखें, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है। बस हमने क्या किया, वैल्यू पुटअप करते गए, डिफरेंट डिफरेंट उनके फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट रूप बनते गए। तो ध्यान रखिएगा आप log 10 की बेस में ला करके ही न्यूमेरिकल्स लगा पाएंगे। ओके, तो ये था जो आपको बताना था कि आप कैसे इक्वेशन को और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे इक्वेशन को और डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं नस्ट इक्वेशन को। ठीक है ना, तो बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए बात करते हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी की हमने बात करी थी उसको समझाना है आपको। ओके, अब आपको पढ़ना है क्या, विद्युत रासायनिक सेल और अपक्रिया की मुक्त ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ रिएक्शन से मतलब है सेल अपक्रिया से, जो सेल के अंदर अपक्रिया हो रही है। तो इसमें एक टर्म को हम लोग पहले समझते हैं, बाकी तो शायद समझ चुके हैं सब कुछ। मुक्त ऊर्जा क्या होती है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। ठीक ना, तो ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिल जाएगा 11th क्लास में, फिर भी हम समझाते हैं आपको। सपोज करिए एक निकाय है कोई, ठीक ना, ये निकाय है। तो आप जितने भी टाइप की एनर्जी इसके मान सकते हो, यानी ऑल टाइप ऑफ एनर्जी जो एक सिस्टम में हो सकती है उसको हम नाम देते हैं एंथैल्पी या टोटल हीट कंटेंट, संपूर्ण ऊष्मा। ठीक ना, तो इसमें संपूर्ण ऊष्मा है और इस संपूर्ण ऊष्मा के 2 पार्ट हैं। ठीक ना, यानी एंथैल्पी के 2 पार्ट हैं। एक, इस संपूर्ण ऊष्मा का कुछ हिस्सा हमारे काम का नहीं है, उसको हम किसी उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक ना, और जिस ऊष्मा के मान को या जिस ऊष्मा को, संपूर्ण ऊष्मा में से जिस ऊष्मा को हम उपयोगी कार्य में नहीं बदल सकते उसको हम लोग नाम देते हैं एंट्रोपी। क्या कहते हैं, एंट्रोपी। ऐसे डिनोट करते हैं इसको, और चेंज अगर दिखाना होता है तो डेल्टा लगा देते हैं। अब एंट्रोपी जो नाम हमने दिया है ये किसी भी निकाय की संपूर्ण ऊष्मा का वह हिस्सा है जो हम उपयोगी कार्य में नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद जो बच रहा है इस निकाय में से एंट्रोपी को माइनस कर दीजिए। एंट्रोपी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए ताप और गुणे एंट्रोपी ये दोनों माइनस करना पड़ेगा। तो अभी सरल शब्दों में आप इतना समझिए कि इस संपूर्ण ऊष्मा में से एंट्रोपी को मैंने निकाल दिया। अब निकाल दिया तो क्या बचा, जो बचा वही क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है। गिब्स मुक्त ऊर्जा, और इसको दिखाते हैं जी सिंबल से। और यही वो ऊर्जा की मात्रा है जो आप उपयोगी कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक ना, निकाय की संपूर्ण ऊष्मा में से ये ऊष्मा की वह मात्रा है जिससे आप उपयोगी कार्यों में बदल सकते हैं। अगर इसको हम फिगर में लिख के समझाएं, मान लीजिए इस निकाय में संपूर्ण ऊष्मा कितना थी, टोटल हीट कंटेंट था 100 किलो जूल मान लेते हैं। अब इसमें से मान लीजिए 100 किलो जूल में से 30 किलो जूल आप वर्क में यानी कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी इस ऊष्मा का उपयोग आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी आप उपयोगी कार्य में इसको नहीं ले सकते। तो 100 में से इसको माइनस कर दिया, बचा कितना, 70। यही जो 70 किलो जूल ऊष्मा की मात्रा है इसी को आप मुक्त ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वो पार्ट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ये तो मैंने बहुत सरल शब्दों में समझा दिया आपको, बाकी इसका डिटेल में आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिल जाएगा, ऊष्मागतिकी में। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे ये मैंने एक निकाय लिया हुआ था, वैसे हमारा सेल भी क्या है, जो हमारे पास सेल है विद्युत रासायनिक सेल, ये वाली, ये भी क्या है, एक निकाय है। और इस निकाय की जो संपूर्ण ऊष्मा है या ऊर्जा है
उसमें से कुछ पार्ट हम उपयोगी कार्य में नहीं ले सकते हैं तो वो एंट्रोपी हो जाएगा, और जो ले सकते हैं वो है गिब्स मुक्त एनर्जी। ठीक ना। तो अब इस सेल से हम कितना कार्य ले सकते हैं? जो अधिकतम कार्य होता है वो जब आवेश को उत्क्रमणीय ढंग से प्रवाहित किया जाए तो हम सेल से मैक्सिमम वर्क, अधिकतम कार्य ले सकते हैं। ठीक है। उत्क्रमणीय ढंग से मतलब होता है, ये भी उत्क्रमणीय का मतलब भी आपको थर्मोडायनेमिक्स में समझाया गया होगा, वहाँ पर आप चाहो तो जाके डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि आवेश रिवर्सिबली यानी उत्क्रमणीय ढंग से प्रवाहित किया गया है, यानी इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो इतना स्लोली मूव कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो इनफाइनाइट टाइम ले ले, तो इस सेल द्वारा अधिकतम कार्य किया जाएगा। ठीक ना। यानी किसी भी क्षण इस सेल की जो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रिवर्स होने की स्थिति में हो। ठीक ना। इसी को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय ढंग से आवेश प्रवाहित किया गया। भाई वैसे क्या होगा, बहुत तेजी के साथ यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन हमको इतना स्लोली, ये एक आइडियल कंडीशन है, इतना स्लोली हमको प्रवाहित कराना है कि ये किसी भी क्षण रिवर्स होने की स्थिति में है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको बहुत इनफाइनाइट स्टेप लगे। तो ये होता है आइडियल कंडीशन। इस समय जो सेल वर्क करेगी वो मैक्सिमम होगा। ठीक ना। तो लॉजिकली यानी थर्मोडायनेमिक्स से अगर रिलेट करें तो ये सेल कितना वर्क करेगी, इसको कैसे मेजर करेंगे? तो चलिए हम मेजर नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लॉजिकली बता सकते हैं, तार्किक रूप से कह सकते हैं कि इस सेल में जो इस सेल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो किसके इक्वल होगा? वो गिब्स एनर्जी में आई कमी के इक्वल होगा। मैंने बताया था ना इस सेल में दो टाइप की है, एक टाइप को हमको बदल ही नहीं पाना है, वो बदल नहीं पाएंगे उपयोगी कार्य में, केवल गिब्स एनर्जी को ही उपयोगी कार्य में बदल सकते हैं। तो जितना गिब्स एनर्जी हमारे पास है आप समझ लीजिए उसमें जो कमी आएगी वही हमारा मैक्सिमम वर्क होगा। ठीक है। तो ये रिलेशन एक डेवलप हो गया कि सेल द्वारा लिया गया अधिकतम कार्य उस गिब्स मुक्त ऊर्जा में आई कमी के बराबर होगा। अब जो ये इलेक्ट्रिकल वर्क होता है यानी सेल द्वारा किया गया कार्य वो किसके इक्वल है? और तो W इक्वल होता है जो सेल का विभव है यानी ई सेल, और इस पर कुल कितना चार्ज प्रवाहित किया गया यानी NF। F वही फैराडे कांस्टेंट, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक ना। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आपने प्रवाहित किए वो नंबर है, और F एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो वैल्यू है। ठीक ना। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स भी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आप लिख दीजिएगा, वो समझ लिया जाता है। तो W इक्वल टू ये हो गया। तो इन दोनों को हम आपस में रिलेट कर लें अगर, तो क्या फार्मूला बनेगा कि माइनस डेल्टा G इक्वल टू NFE सेल, ये बन गया। अब चाहे तो हम इसको इधर ले लें या यूं कह लीजिए माइनस से हमने सबको डिवाइड कर दिया तो माइनस इसमें आएगा, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो डेल्टा G इक्वल टू हो जाएगा माइनस NFE सेल। ये रिलेशन आ गया हमारे पास कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी, विद्युत रासायनिक सेल, उसके सेल विभव और गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या संबंध है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक ना। कॉन्सेप्ट कहाँ से है वो आपको समझाया हमने कि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसमें से कुछ पार्ट हमारे पास उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है, वो एंट्रोपी है, उसको हम छोड़ दें। तो जो बचता है इस सेल में वो गिब्स एनर्जी होती है, और गिब्स एनर्जी में आई हुई जो कमी है, मान लीजिए गिब्स एनर्जी इसमें कितना खर्च हो गई, 30 खर्च हो गई, तो इसका मतलब उतना वर्क हो गया। तो वर्क उतना ही होगा जितना गिब्स एनर्जी में कमी होगी, और वर्क किसके इक्वल होता है? सेल विभव के और प्रवाहित आवेश के। तो इसलिए दोनों इक्वल कर दिया हमने, डेल्टा G इक्वल टू इसके, तो हमको ये रिलेशन मिल गया। यही रिलेशन आपका क्या है? ई सेल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध व्यक्त कर रहा है। ठीक है। अगर सेल मानक परिस्थितियों में है, मानक मतलब जो ये सेल है इसमें जो मेटल रॉड है
वो मान लीजिए यहाँ पर जो सोल्यूशन में डुबाई गई हैं उसकी सांद्रता 1 मोलर है और तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस है, तो कहा जाएगा ये सेल मानक परिस्थितियों में है। तो मानक परिस्थितियों में होने पर इसमें कोई खास चेंज नहीं करना बेटा, बस सिंबल आपको बदल देना है, बस खत्म काम। तो मानक परिस्थितियों में ये हो जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा, बस नॉट लगाते चले जाइए। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर NFE नॉट सेल हो जाएगा, यानी मानक स्थितियों में सेल का विभव, बस इतना सा अंतर आएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन मानक परिस्थितियों के लिए हो गया और ये सामान्य परिस्थितियों के लिए हो गया। तो इस तरह से ये सेल का जो एक पार्ट होता है वो फिनिश हो रहा है। एक बार हम आपको और रिवाइज कर दें, क्योंकि अभी हमने बताया था, हमने एक इक्वेशन ड्राइव कराया था ना साम्य अवस्था वाला, कि साम्य अवस्था पर सेल का विभव ई सेल 0 हो जाता है। तो साम्य अवस्था आप कैसे मानोगे, कैसे समझोगे, आपके माइंड में क्या मतलब समझ है उसके बारे में कि कब साम्य अवस्था आ जाएगी। तो इसको हालांकि बताया होगा मैंने, लेकिन फिर से एक बार यहाँ चूंकि प्रसंग आया है, पिछला भी मैंने क्वेश्चन ड्राइव किया है, तो हो सकता है आपके मन में एक बात आए कि साम्य अवस्था कैसे आएगी, कैसे समझोगे साम्य अवस्था आ गई, आपके मस्तिष्क में चल सकता है। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये एनोड है, यहाँ से आयन इलेक्ट्रॉन अपना मुक्त करते हैं, यहाँ पर आते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं, मतलब इस सोल्यूशन में आते रहते हैं और सोल्यूशन से इस पर डिपॉजिट भी होते रहते हैं, ठीक ना। तो बताया था आपको कि जब यहाँ से आने की दर और यहाँ से डिपॉजिट होने की दर दोनों बराबर हो जाएगी, तो समझ जाइएगा यहाँ पर क्या आ चुकी है, साम्य अवस्था आ रही है। और जितने जिंक आयन यहाँ पर घुलेंगे उतने जिंक आयन यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए होंगे उनको सबको कैप्चर कर लेंगे, उनको सबको ग्रहण कर लेंगे उनका। तो हमारे पास इस पर मुक्त होने के लिए कोई नेट इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो प्रवाहित भी नहीं होगा, प्रवाहित नहीं होगा तो विद्युत धारा भी नहीं होगी। बात क्लियर हो गई। तो यही है साम्य अवस्था सेल की, कि यहाँ पर लगातार जिंक आयन या मेटल आयन आ रहे हैं और यहाँ से मेटल आयन डिपॉजिट होते हैं। जो डिपॉजिट होते हैं उन पर धन चार्ज होता है, तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। अब नंबर अगर दोनों का सेम हो गया, आने वाले मान लीजिए 5 आने वाले हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, और 5 यहाँ पर डिपॉजिट हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन हमने ग्रहण कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन कोई बचा नहीं, इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो यहाँ प्रवाहित नहीं होगा, और इसीलिए सेल की विद्युत धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, सेल विभव शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से साम्य अवस्था वाली मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हमने एक सेल का रेखा चित्र यहाँ बनाया हुआ है, निकेल और सिल्वर सेल है। अगर इस सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसे कोई भी सेल आपके सामने विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हो, यानी उसका रेखा चित्र आपके सामने मौजूद हो, तो आप कैसे नष्ट समीकरण इसका लिख लेंगे वो आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे देख कर लिखेंगे, यानी आपको पता है कि इस सेल में ये एनोड है और ये कैथोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है ना। तो अब अगर आप इतना ही दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, आप कैसे लिखेंगे। क्योंकि मैंने आपको एक बार बताई भी थी कि कैथोड के जो आयंस हैं, जलीय आयंस, उनको नीचे रखना होता है डिनोमिनेटर में, और जो एनोड के आयंस हैं उनको कहाँ रखना होता है, ऊपर। तो बस अगर इतना याद है आपको तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, हम पूरा फॉर्म लिख देते हैं, 2.303 RT अपॉन NF। NF में यहाँ पर एक समस्या आएगी आपको, यहाँ पर 2 चार्ज है, यहाँ पर 1 चार्ज है, तो हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन हो, और आप आगे आपको ये दिख रहा है, आपने 2 लिख दिया, 2F कर दिया, लॉग लिखा यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया कैथोड इसमें ये है, एनोड ये है, एनोड में आयंस ये है, तो इसकी कंसंट्रेशन ऊपर एनोड वाले के और कैथोड वाले की नीचे, ये कर दिया आपने, ये कर देंगे। तो जैसे ये लिखेंगे इक्वेशन आपका हो जाएगा गलत। ठीक है ना। क्यों, इसमें यहाँ पर 2 चार्ज हैं, यहाँ पर 1 चार्ज है, आपको इसको पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक ना, ध्यान समझिएगा, ये सेल है और हम सेल रिएक्शन को पहले लिखेंगे,
पहले सेल रिएक्शन, ये जो आपको रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है विद्युत रासायनिक सेल का, तो पहले इसकी हम सेल रिएक्शन लिखेंगे तब हम सही लिख पाएंगे। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप चाहे लिखो या ना लिखो, आप डायरेक्टली लिख लोगे, तब ये होगा। लेकिन आप शुरुआत में बहुत सतर्क रहिए, पहले अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप देख करके इसको लिख सकें। तो देखिए, पहले सेल रिएक्शन हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये एनोड है, तो हमको पता है एनोड पर जो धातु होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, तो हम लिखेंगे निकेल सॉलिड प्लस जो कैथोड होता है उसका अपचयन होना है, तो अपचयन किसका हो सकता है? इसका तो हो नहीं सकता, इसका होगा, तो हम लिखेंगे ये Ag प्लस। यानी सेल रिएक्शन लिखने में देखिए ध्यान रखना है कि कैथोड के आयंस को पहले लिखना है, एनोड वाले को, मेटल को लिखना है। अब चूंकि बनना क्या है, Na++ बनेगा, यानी निकेल का ऑक्सीकरण होगा तो 2 चार्ज आएंगे, और Ag का अपचयन होगा, इसका 1 चार्ज खत्म हो जाएगा। यानी निकेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये रिसीव करेगा, अपचयित हो जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो इसको 2 मोल्स होना भी चाहिए, तभी तो रिसीव कर पाएगा। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, ठीक ना? तो आपको जो सामान्य रिएक्शन हमने पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो पावर के फॉर्म में लगाए जाते हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए, अब बात हमारी एक चीज क्लियर हो गई कि इस पूरी सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 का हो रहा है। तो यहाँ 2 लिख देना अब उचित है। पहले जो लिखा था आपने वो गेस करके लिखा था, सही हो जाता, नहीं भी होता, कोई आइडिया नहीं था आपको। अब कंफर्म है कि इसमें पूरे में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और ये तो हमने लिख दिए 2 मोल्स, ठीक है? यहाँ पर आइए, निकेल भाई जो भी सॉलिड में है उनको हमको कंसीडर नहीं करना है, उनका यूनिट, उनका मोलर कंसंट्रेशन इकाई मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। तो ये कैथोड है, सॉरी ये एनोड है, और ये कैथोड की कंसंट्रेशन है, तो एनोड का हमने लिख दिया, उसके आगे कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन इसके आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? तो अगर सेल रिएक्शन आपकी ये है, तो सॉरी सेल का रेखा चित्र ये है, तो सेल रिएक्शन ये होगी, और तब नस समीकरण इस तरह से लिखेंगे आप लोग। तो मैंने एक बार गलत लिख के भी दिखाया आपको, अब फिर दोबारा सही कर रहे हैं, कैसे करना है, कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, ठीक ना? इस तरह से आप किसी भी सेल रिएक्शन का या कोई सेल का रेखा चित्र आपको पता हो, आप तुरंत उसका सेल नस समीकरण लिख सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक ना? वहाँ सेल का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, और आपको पूछा गया है कि आप नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाइए इसका, ओके? तो चलिए हम एक आध 2 एग्जाम्पल और करते हैं अभी, ठीक है ना? तो बच्चों ये 2 एग्जाम्पल और हमने ले लिए हैं, देखिए ध्यान से, आपको समझाने के लिए कि और क्लियर हो जाए आपका, कि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, ओके? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखें, अगर ये आपका है Mg++, यानी इतना पोर्शन आपका हो गया एनोड का, और ये हो गया कैथोड का। तो यहाँ पर एनोड पर जो मेटल है उसमें भी 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इस पर भी हैं, तो यहाँ कोई विशेष समस्या नहीं है, आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 ही होगा, कोई डाउट नहीं है। सेल रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो इसकी इस तरह से हो जाएगी, Mg सॉलिड प्लस Cu++ एक्वस। यहाँ पर वैल्यू भी दी है इसकी, कंसंट्रेशन कितनी है, लेकिन मैं सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक्वस और Cu सॉलिड। तो देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया, ये डबली पॉजिटिव हो गया और ये रेड्यूस हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए 2 मोल हैं, ठीक है ना? तो यहाँ कोई समस्या नहीं थी, और आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, मान लेते हैं कि ये किस टेम्परेचर पर है, ये पूरा सेल रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी 2.303 RT अपॉन NF, NF का मतलब 2F, और लॉग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एनोड अपॉन कैथोड होता है, तो एनोड पर जो कंसंट्रेशन है
वो mg की है, mg प्लस प्लस अपॉन यहाँ cu प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक ना, ये हो गया। अब चलिए हम इसको और सिंप्लीफाइड अगर करें तो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। मैंने कहा कि कंडीशन हम मान लेते 25 डिग्री सेल्सियस पर ये सब पूरा सेल है, सेल रिएक्शन हो रही है, तो फिर से इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.059 अपॉन 2 लॉग। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रखी जाएगी और उनकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है, तो mg की कंसंट्रेशन आप रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 10 पावर -3 और ये हो जाएगा 10 पावर -4, ठीक ना, 0.001 तो 10 पावर -4 हो गया, ये 10 पावर -3 हो गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ई सेल ई नॉट सेल पता हो तो इतना मैंने कर दिया आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्या समस्या आपके साथ हो सकती थी, कैसे आप करेंगे। मेरे ख्याल से समझ बात आ गई होगी। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और हम ले लेते हैं, ये वाला। इसमें देखिए क्या है, ये आपका एनोड हो गया यहाँ पर, अब तो समझ में आ ही रहा होगा, और ये हो गया आपका कैथोड। तो कैथोड में आपको जब हाइड्रोजन होता है तो आपको बताया था एक एक्स्ट्रा मेटल भी आती है, प्लेटिनम, उसी के ऊपर सपोर्टेड होता है, तो ये भी रहेगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इसको इक्वेशन में कुछ नहीं दिखाना है, वैसे भी सॉलिड में है तो इसकी कोई कंसंट्रेशन भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जब इसका 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा तो इसका 2 मोल रिड्यूस होगा, इसका रिडक्शन होना है, इसका ऑक्सीडेशन होना है। तो यहाँ पर आप सेल रिएक्शन देखें कैसे होगी, Sn सॉलिड प्लस 2H प्लस होगा, गिव्स आउट Sn प्लस 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 H2, ये हो जाएगा। ये एक्चुअली में सेल रिएक्शन है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, तो उसका कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन यूनिट मान लेंगे, लेकिन अगर गैस है तो उसका हम नहीं मानते हैं। अगर वो एक्वस सोल्यूशन में है, उसकी कंसंट्रेशन दी है, तब तो हमको रखना ही रखना है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर हमको 2 मोल्स चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका नस्ट इक्वेशन अगर लिखा जाए तो हो जाएगा ई नॉट, ओके, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं एक्वस और ये गैस, ओके, अब सही रहेगा। तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों, माइनस, अभी हम पूरा इक्वेशन लिखते हैं 2.303 RT अपॉन NF। तो NF यानी N की वैल्यू मुझको पता हो चुकी है, 2 है, F हो गया। अब लॉग यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, चाहो तो ऐसे कर लो और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि एनोड अपॉन कैथोड। तो एनोड पर हमारे पास ये सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन यूनिट हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है, Sn को लिखना है, तो Sn को यहाँ हम लिख देते हैं Sn प्लस प्लस, ओके। अब यहाँ पर कैथोड नीचे लिखा जाएगा, कैथोड पर किसकी कंसंट्रेशन है, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा H प्लस, आपका H प्लस, और H प्लस का स्क्वायर होगा। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर कैथोड पर ये भी है, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में है, और इक्वेशन में इसको देखा जाए तो कहाँ बन रहा है, ये प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में बनने के कारण H2 को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो H2 का हमको पार्शियल प्रेशर लिखना होता है PH2, और PH2 भी यूनिट होगा, एक बार है, अमूमन रहता ही है इतना, तो एक बार यहाँ से हटा लिया जाएगा। तो कोई खास इक्वेशन अगर बाय द वे भूल गए तो भी सही हो जाता है इसमें क्वेश्चन, इसको लिखना भूल जाइए तब भी, क्योंकि अमूमन ये एक बार ही दिया गया होता है, लेकिन आपको पूरी बात समझनी जरूर है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा PH2 पार्शियल प्रेशर, ठीक ना, और ये 1 हो जाएगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और फिर से वही बात कर लें अगर हम कि ये पूरी सेल रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पर है,
तो फिर से वही ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 और log Sn सबकी वैल्यू पुटअप कर दें तो Sn की वैल्यू है 0.05 0.05 ये हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 बार है तो 1 लिख दिया वहां पर। और यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 0.02 और इसका हमको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ गई। अगर आपको ई नॉट सेल पता होगा तो ये सारी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं और ई सेल निकाल सकते हैं। तो यहाँ मेरा उद्देश्य आपको था कि कैसे सेल को या सेल रिएक्शन को देख करके आप नस्ट इक्वेशन लिख लेंगे, उसमें कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर समझाया, अगर कोई भी बात ना समझ में आए तो आप जरूर पूछिए मुझसे, ठीक है। तो इस तरह से ये नस्ट इक्वेशन पूरा फिनिश होता है आपका, और सेल का एक पार्ट, मतलब जो इस चैप्टर का एक पार्ट है वो पूरा हो गया। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जो सेल से ही संबंधित हैं, लेकिन वो कुछ कॉमन हो जाते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो उनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप देखिएगा, समझिएगा, कोई समस्या हो जरूर मुझको कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।